हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7th NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर 10वां अध्याय है। यहां पर हम लोग समानता के लिए संघर्ष अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जीवन दस्तावेज होने का क्या अर्थ है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें समय समय पर संशोधन नहीं किए जा सकते। यह हमारे जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है और संघर्षों का आधार बनता है। यह केवल वकीलों के उपयोग के लिए है। भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि यह हमारे भारत के लोगों के अनुरूप है और जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन भी संभव है। यानी हमारे जीवन में ये वास्तविक अर्थ रखता है और ये हमारे संघर्षों का आधार बनता है। तो आंसर है यहां पर सी वाला। दूसरा प्रश्न है, मताधिकार की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यह केवल शिक्षित लोगों को प्राप्त है। इसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। अमीर और गरीब के वोट की कीमत अलग अलग होती है। यह समानता का भाव पैदा नहीं करता। देखिए, संविधान ने जो हमें मताधिकार दिया है ये राजनीतिक समानता प्रदान करता है और इसके माध्यम से जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है या फिर उन्हें चेंज करती है। और यहाँ पर हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है यहाँ पर अमीर के वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, गरीब के वोट की वैल्यू कम हो। सभी की वोट वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के केंद्र में क्या स्थित है। आर्थिक लाभ, समता का मूल्य, सैन्य शक्ति या विभेदीकरण। लोकतंत्र का मूल आधार समानता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिलना ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्रीय भावना है। तो ये समता का मूल्य है। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। चौथा प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 10 का मुख्य उद्देश्य क्या है। गरीबी का अंत, जलवायु परिवर्तन, असमानता को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा। सतत विकास लक्ष्य 10 जो है ये असमानता को कम करने से संबंधित है। वहीं सतत विकास लक्ष्य 1 यानी SDG 1 जो है ये गरीबी का अंत से संबंधित है। SDG 13 जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। SDG 7 जो है ये स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। तो हमारा यहां पर आंसर है सी वाला। पांचवा प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। जाति, धर्म, लिंग या उपरोक्त सभी। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं उनमें जो अनुच्छेद 15 है उसके तहत ये बात कही गई है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। छठवां प्रश्न है, मताधिकार का मुख्य महत्व क्या है। आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक समानता। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक वोट डालने का हकदार है और हर किसी के वोट की वैल्यू यहाँ सेम है। ऐसा नहीं है कि अमीर के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, गरीब के वोट की वैल्यू कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है राजनीतिक समानता से संबंधित है। तो सही आंसर है आपका बी वाला। सातवां प्रश्न है, महिलाओं के कार्य को तुच्छ मानना किस प्रकार की असमानता है। आर्थिक, राजनीतिक, लैंगिक, धार्मिक। आप लोग जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है ये कार्य कोई बहुत विशेष कार्य नहीं है। तो ये जो सोच लोगों की बनी हुई है ये पितृसत्तात्मक समाज की सोच चली आ रही है और ये लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। आठवां प्रश्न है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, व्यापारी। जब स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ऐसे में जो अमीर और मध्यम वर्ग के लोग हैं वो तो प्राइवेट चिकित्सा सुविधाएं ले पाते हैं
वहीं गरीबों की पहुंच से ये सुविधाएं दूर हो जाती हैं। तो इन्हें जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है गरीबों को। तो सही आंसर है ए वाला। 9वां प्रश्न है, भारत में असमानता का व्यवहार किन महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित है? धर्म, जाति और लिंग, अमीरी और गरीबी, सांस्कृतिक और भाषाई, या उपरोक्त सभी? आप लोग देखेंगे कि भारत में जो असमानता है या लोगों के साथ भेदभाव जो किया जाता है, उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजन है, चाहे वो धार्मिक कारण हो, जातिगत हो, लैंगिक कारण हो, या अमीरी गरीबी का हो। कई बार लोगों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है उसकी वजह से भी उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे हाल में ही आपने देखा होगा कि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की के साथ कुछ इस तरह की वारदात हुई है, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। अभी हाल में ही कुछ राज्यों के बीच में भाषाई विवाद चल रहा है, भाषा को लेकर तकरार चल रही है। तो हमारे देश में इन सभी कारकों को लेकर असमानता का व्यवहार होता है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, समानता के संघर्ष में लोग किसका सम्मान करते हैं? जो केवल अमीर हैं, जो भेदभाव के विरुद्ध खड़े होते हैं और मानवीय गरिमा को स्वीकार करते हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं। आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि समाज में समानता आए। जहाँ कहीं भी भेदभाव व्याप्त है, उस भेदभाव को समाप्त करके समानता के मूल्य स्थापित हों। तो कई लोग, कई NGOs इसके लिए प्रयासरत हैं। और जो लोग समानता लाने के लिए या मानवीय गरिमा या मानव के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये वो लोग हैं जो भेदभाव के विरुद्ध खड़े होते हैं और मानवीय गरिमा को स्वीकार करते हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 11वां प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तवा मत्स्य संघ का संबंध जो है ये MP से है, यानी मध्य प्रदेश से है। तो आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। तवा नदी का उद्गम जो है ये महादेव पहाड़ियों से होता है और ये नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि नर्मदा में बाईं ओर से आकर मिलती है। तो सही आंसर है सी वाला। 13वां प्रश्न है, तवा बांध का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1947, 1958, 1978, 1994। तवा नदी पर बांध बनाने का काम जो है 1958 में स्टार्ट हुआ था। तो आंसर है आपका बी वाला। 14वां प्रश्न है, तवा बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ? 1965, 1970, 1978, 1985। तवा नदी पर बांध जो है 1958 में इसका काम स्टार्ट हुआ और ये काम 1978 में जाके पूरा हुआ था। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 15वां प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ का संघर्ष किस अधिकार से संबंधित था? शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तवा नदी पर बांध बनने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा और जो कुछ बचे कुछ लोग थे वो लोग उस बांध के बन जाने के बाद मछलियां पकड़कर अपनी आजीविका चलाने लगे थे। फिर क्या होता है, 1994 में सरकार क्या करती है, एक प्राइवेट टेंडर निकाल देती है, इसके जरिए ठेकेदारों के जरिए मछली पकड़ने का काम सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर जो लोकल लोग हैं जो कि मछली पकड़कर अपनी आजीविका चला रहे थे, इनकी आजीविका बाधित बंद हो जाती है या आजीविका पर रोक लग जाती है। तो ऐसे में ये लोग मिलकर तवा मत्स्य संघ बनाते हैं और सरकार के सामने अपनी मांगें रखते हैं, चक्का जाम करते हैं। तो ये जो पूरा संघर्ष हुआ था ये आजीविका को लेकर हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 16वां प्रश्न है, तवा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली, महादेव, विंध्य, सतपुड़ा। तवा नदी का उद्गम महादेव पहाड़ियों से होता है, यानी कि MP के छिंदवाड़ा जिले की जो महादेव पहाड़ियां हैं उनसे यह नदी निकलती है। एक बात मैं आपसे यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, जो महादेव पहाड़ियां हैं सतपुड़ा रेंज में ही आती हैं। अगर मान लीजिए कभी ऑप्शन में महादेव पहाड़ी ना हो तो आप सतपुड़ा वाले को लगा देना, क्योंकि ये महादेव पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा रेंज में ही आती है ना। क्योंकि यहाँ ऑप्शन में महादेव दिया हुआ है तो आपको यहाँ महादेव ही लगाना है। अगर महादेव ना दिया हो तो सतपुड़ा लगा देंगे तो भी गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 17वां प्रश्न है, सहकारी संगठन का मूल उद्देश्य है निजी लाभ
अधिकतम करना, ठेकेदारों को बढ़ावा देना, कर बचाना, सामूहिक हितों की रक्षा करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सहकारी संगठन समान हित रखने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य निजी लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका डी वाला, यानी सामूहिक हितों की रक्षा करना। 18वां प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ द्वारा अपनाया गया आंदोलन का तरीका क्या था? भूख हड़ताल, हिंसक प्रदर्शन, चक्का जाम, अदालत में याचिका। देखिए, यहाँ के लोगों ने, जो विस्थापित लोग थे, इन लोगों ने एक यूनियन बनाकर सरकार पर दबाव बनाया, बहुत लंबे चौड़े प्रदर्शन किए, चक्का जाम किया। चक्का जाम का मतलब जो हाईवे वगैरह थे या रेलवे के जो नेटवर्क वगैरह थे वो बाधित कर दिए, जिससे कि सरकार को अंततः झुकना ही पड़ा। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला, यानी चक्का जाम। 19वां प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है और ये उत्तराखंड राज्य में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 20वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 1 का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार, गरीबी का अंत, लैंगिक समानता, शांति और न्याय। सतत विकास लक्ष्य 1 का मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार की गरीबी का अंत करना है। तो यहां पर इसका उद्देश्य है सभी प्रकार की गरीबी का अंत करना। वहीं जो SDG 4 है, ये सतत विकास लक्ष्य 4 जो है ये शिक्षा के प्रसार से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 5 जो है ये लैंगिक समानता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्य 16 जो है ये शांति और न्याय की बात करता है। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो है बी वाला। 21वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 14.2%, 16.6%, 48.5%, 8.6%। 2011 की सेंसस के हिसाब से भारत की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय का जो रेशियो है वो 14.2% है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 22वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार दलित, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 14.2% और 9.5%, 16.6% और 8.6%, 8.6% और 16.6%, 12.6% और 7.6%। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो भारत की दलित जनसंख्या है वो 16.6% है और वहीं शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी समुदाय की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या की 8.6% है। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी वाला। 23वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48.5%, 46.2%, 51.6% या 45%। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या में औरतों का जो रेशियो है या औरतों का जो प्रतिशत है 48.5% है। तो यहां पर सही आंसर है ए वाला। 24वां प्रश्न है, विस्थापन का बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा बेहतर होती है, स्कूल पास हो जाते हैं, पढ़ाई प्रभावित होती है, कोई प्रभाव नहीं। देखिए, जब कहीं भी विस्थापन होता है, चाहे वो शहरों में हो या फिर जो भी आदिवासी इलाके हैं या फिर जहाँ पर डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो इन सब से क्या होता है, लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। वहाँ पर जो रहने वाले बच्चे हैं उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है। खास करके उन्हें जो स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल उनके छूट जाते हैं या फिर काफ़ी दूरी पर हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, तवा नदी का नर्मदा नदी के साथ संगम किस स्थान पर होता है? बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम या इंदौर। तवा नदी छिंदवाड़ा जिले की जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और वहाँ से होते हुए बैतूल जिला से होते हुए ये नर्मदापुरम एक ज़िला है जिसका पुराना नाम होशंगाबाद था, यहाँ पर ये नर्मदा नदी के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 26वां प्रश्न है, व्यक्ति की गरिमा और स्वाभिमान कब बना रह सकता है?
जब व्यक्ति बहुत अमीर हो, जब पर्याप्त संसाधन हो और भेदभाव ना हो, जब व्यक्ति विदेश में रहता हो, जब कोई काम ना करना पड़े। देखिए, व्यक्ति की गरिमा और स्वाभिमान ये तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन मिल जाएं और उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, संविधान का हवाला देकर संघर्ष करना किसका संकेत है? अराजकता, हिंसा, असंतोष, लोकतांत्रिक चेतना। संविधान का हवाला देकर संघर्ष करना यह दर्शाता है कि लोग जो हैं संविधान में मिले हुए अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। तो ये लोकतांत्रिक चेतना को दर्शाता है। तो यह सही आंसर है डी वाला। 28वां प्रश्न है, समानता के लिए संघर्ष का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या है? धन का लालच, शक्ति का प्रदर्शन, मनुष्य की समता का भाव या मनोरंजन। समानता के लिए संघर्ष करने का मुख्य कारण यही है कि सभी की व्यक्तियों की जो भी गरिमा है उसका सम्मान किया जाए, लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाए। तो यहां पर सही आंसर है मनुष्य की समता का भाव। 29वां प्रश्न है, तवा मत्स्य के प्रतिरोध के बाद विस्थापितों को मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए किस वर्ष निर्णय लिया गया? 1994, 1996, 1997, 2011। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1994 में जो राज्य सरकार है उसने मछली पकड़ने का ठेका प्राइवेट लोगों के हाथ दे दिया और फिर यहाँ पर लोगों ने तवा मत्स्यंग बनाकर इसका विरोध किया, चक्के जाम किए। तो सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी और उस कमेटी ने भी कहा कि यहाँ पर जो मछली पकड़ने का अधिकार है यहाँ के लोकल्स को दे दिया जाए। तो अंततः 1996 में सरकार ने 5 साल का जो पट्टा था इन्हें मछली पकड़ने का दे दिया। ऐसे करके इन लोगों ने 2 जनवरी 1997 से प्रॉपरली मछली पकड़ने का काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इन्हें जो निर्णय मिला है 1996 में मिला है। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला, यानी 1996। 30वां प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ सहकारी समिति के माध्यम से मछुआरों को क्या लाभ हुआ? आय में कमी, उचित मूल्य, ठेका समाप्त, सरकारी नौकरी। देखिए, तवा मत्स्य संघ सहकारी समिति बनाने के बाद सहकारी समिति ने जो भी बिचौलिए थे उनको खत्म कर दिया। सीधे तौर पर जो भी मछलियां थीं ये दूर दूर के बाजारों में बेची, जहां से अच्छा खासा मुनाफा अर्जित हुआ और इस तरह से यहाँ के मछुआरों को उचित मूल्य मिल पाया। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है, कलाकार समानता के संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते हैं? केवल पैसा कमाकर, गीत, कविता और कहानियों के माध्यम से प्रेरित करके, राजनीति में शामिल होकर या विरोध प्रदर्शन को रोककर। देखिए, कलाकार जो हैं अपनी कला के जरिए, कलाकार में जैसे लेखक आ जाते हैं, गायक, कवि या डांसर आ जाते हैं। तो ये अपनी जो भी प्रतिभा है, इनके जो भी सृजनात्मक कार्य हैं जैसे गीत, कविता, कहानी, कला वगैरह, इनके माध्यम से जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। तो ये जो है गीत, कविता और कहानियों के माध्यम से और लोगों को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में असमानता और भेदभाव का बोलबाला है। भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी और संसाधनों का अभाव भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। जातिगत भेदभाव का मूल कारण किसी व्यक्ति का किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध होना है। महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव का कारण पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकना है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहली बात बिल्कुल सही है कि भारतीय समाज में जो विषमता और असमानता आप लोग देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी और संसाधनों का असमान बंटवारा। इस वजह से यहाँ पर भेदभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जातिगत भेदभाव होने का मूल कारण ये है कि हम कुछ लोगों को या कुछ खास जातियों को अपने से कमतर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उनकी जो सांस्कृतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि है वो हमारी जाति से कम है। इस तरह से जातिगत भेदभाव होता है। तो यहाँ सेकंड वाला भी सही है। महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका मेन रीजन जो है वो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज की सोच चली आ रही है वो है। इसी वजह से महिलाओं को या महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कामों को पुरुषों से कमतर आंका जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं।
यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही है। यहाँ पर तीनों सही हैं, तो आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न है, भारत में कई ऐसे समूह और जातियां हैं जिन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं, 14.2% मुसलमान, 16.6% दलित और 8.6% आदिवासी हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत कम है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर जो गरीब आबादी आप लोग देख रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग जो हैं दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के हैं और इनमें से भी खास करके महिलाएं हैं। 2011 की सेंसस के हिसाब से हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, पूरी जनसंख्या में 16.6% लोग दलित समाज से आते हैं और 8.6% लोग आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो सेकंड वाला भी सही है। चूंकि दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज की लड़कियों के पास संसाधन कम है, गरीबी भी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा समाज में भी इन्हें अन्य जातियों के मुकाबले इन्हें कमतर आंका जाता है, तो इन सब की वजह से इन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि इन समाजों में बच्चों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है वो ज़्यादा है, खास करके लड़कियों की जो शिक्षा का ड्रॉप आउट रेट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन जो गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है बहुत कम है, ये बहुत कम नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है बी वाला, केवल 1 और 2। 34वां प्रश्न है, दुनिया भर के कई समुदायों को अपने समानता के संघर्ष के कारण सम्मान से पहचाना जाता है। ऐसे ही एक समुदाय तवा मत्स्य संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवा मत्स्य संघ का विवाद छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी से संबंधित है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1978 में पूरा होने के बाद यहाँ पर कुछ विस्थापितों ने मछली पकड़ने का व्यवसाय शुरू कर दिया। 1995 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का जो काम है ये निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इसके द्वारा चलाए गए आंदोलन के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार ने 1998 में मछली पकड़ने का जो अधिकार है यहाँ के विस्थापितों को दे दिया। आपसे यह पूछा गया कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं तवा मत्स्य संघ का जो विवाद है ये तवा नदी से संबंधित है और तवा नदी जो है एमपी के छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है। तो पहला वाला सही है। यहाँ पर 1958 में डैम बनाना स्टार्ट हुआ और 1978 में बन के पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो विस्थापित लोग थे जो कि इस डैम के आसपास रह रहे थे, उन्होंने यहीं से मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाना स्टार्ट कर दिया। यह सेकंड वाला भी सही है। 1994 में सरकार ने क्या है, सरकार ने निजी ठेकेदारों को मछली पकड़ने का ठेका सौंप दिया। तो ये 1994 में हुआ, ना कि 1995 में। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। अंततः फिर तवा मत्स्य संघ ने जब पुरजोर विरोध किया है तो सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार ने 1996 में कह दिया है कि यहाँ के लोकल्स को हम मछली पकड़ने का काम सौंप रहे हैं। तो 1998 में नहीं सौंपा है बल्कि 1996 में सौंपा है। तो यहाँ चौथा वाला भी गलत है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो केवल 3 और 4 कथन गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला। 35वां प्रश्न है, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को अपने साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने की पूरी स्वतंत्रता देता है। लोग असमानता के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया पत्राचार, जनसभाओं, हिंसक आंदोलनों और अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए कर सकते हैं। भारत के संविधान में किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया इसको भी लोगों के हितों और उनके साथ हो रहे भेदभावों की बात स्पष्ट तरीके से रखने का अधिकार है। देखिए, भारतीय संविधान में इस तरह के उपबंध दिए गए हैं कि अगर किसी भारतीय नागरिक के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो तो उसे आवाज़ उठाने का पूरा हक है। तो यहाँ पर ये वाला सही है। देखिए, जब भी किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, जब भी किसी व्यक्ति को दबाया जाता है तो वो संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा सकता है। तो जैसे वो पत्राचार के जरिए, जनसभाओं के जरिए या फिर शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए या फिर जो अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं जैसे पत्र लिखकर, पोस्टर छापकर या फिर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकता है।
लेकिन यहाँ पर कहीं भी हिंसक तरीका वो अपने नहीं अपना सकता है, बल्कि शांतिपूर्ण तरीका अपनाना है। यानी जो संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीका है उसी तरीके से हमें अपनी बात रखनी है, हिंसक तरीके से बात नहीं रखनी है। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। हमारे देश में जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसे भी भारतीय लोगों की आवाज़ उठाने का पूरा हक है, ताकि लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा हो उसको स्पष्ट तरीके से उठाया जा सके, सरकार के समझ उसके संज्ञान में लाया जा सके। तो यहाँ पर जो गलत वाला है वो है बी वाला। तो आंसर है आपका बी। 36वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना में गरीबी और असमानता को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास लक्ष्यों में पहला लक्ष्य गरीबी का अंत करना है। सतत विकास लक्ष्यों में 10वां लक्ष्य असमानता को कम करना रखा गया है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला सतत विकास लक्ष्य जो है ये गरीबी को खत्म करना है, और 10वां सतत विकास लक्ष्य जो है ये असमानता को कम करना है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 37वां प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी, धर्म। देखिए, वैसे अगर आप ओवरऑल तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे भारत में जो असमानता है वो जाति की वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूर्व में भी जातिगत भेदभाव हुआ है। उसकी वजह से लोगों के बीच संसाधनों का जो आप लोग खाई देख रहे हैं वो खाई क्रिएट हुई है। कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा है, रिसोर्स ज़्यादा है, कुछ के पास रिसोर्स कम है। तो जो अगर ओवरऑल में देखेंगे तो जाति है। लेकिन चूंकि अगर आप इस अध्याय के अकॉर्डिंग देखेंगे और सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सीटेट में भी यहाँ पे कारण माना गया है, गरीबी को माना गया है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी गरीबी। 38वां प्रश्न है, तबा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो ये एमपी में है। तो आंसर है आपका बी वाला। 39वां प्रश्न है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों यानी 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके द्वारा किए गए कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। कि सरकार जब कुछ ऐसे काम करती है जो कि नागरिकों के हित में नहीं है, समुदायों के हित में नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, लोग आपस में संगठित होकर सरकार का विरोध करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। हालांकि सभी लोग इस लायक नहीं है कि वो सरकार के विरुद्ध संघर्ष कर सकें, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। 40वां प्रश्न है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब इस क्षेत्र में तवा बांध बन गया तो बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। बस कुछ ही लोग यहाँ पर आसपास, बांध के आसपास बचे रह गए। तो उन्होंने अपनी आजीविका इस बांध से मिलने वाली जो मछलियाँ थीं उनके सहारे चलाई। तो ये लोग यहाँ पर इस बांध से मछलियाँ पकड़ते थे। 1994 में सरकार ने यहाँ जो जलाशय बना था उस जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया। फिर इसका विरोध हुआ, तो यहाँ पर लोगों ने जो है मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर पूरा आंदोलन चलाया था। तो आंसर है यहाँ पर डी वाला। 41वां प्रश्न है, यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत या नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? बल का प्रयोग करना, प्रदर्शन, लेख लिखना? आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। बल का प्रयोग करने का मतलब है कि हम लोग हिंसा कर रहे हैं और ये संवैधानिक तरीका नहीं है। संवैधानिक तरीका विरोध करने का है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। यानी मान लीजिए सरकार ने कोई कानून लेकर आई है,
सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है या कोई ऐसा टैक्स लगाया है जो कि लोगों पर अतिरिक्त बर्डन डाल रहा है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो पैम्पलेट या बैनर लेकर हम एक रैली निकालें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, कोई भी हिंसात्मक क्रिया ना करें, तो प्रदर्शन करना। इसके अलावा पत्र वगैरह लिखकर जो जो नेता हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में ये मैटर लेकर आएँ, तो ये यहाँ पर नरमपंथी तरीके हैं, शांतिपूर्ण संयत तरीके हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला, यानी कि बी तथा सी। 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, न कि उसे बाहर से थोपा गया था। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसमें संशोधन संभव है, नई चीज़ें भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मान लीजिए भारतीय नागरिकों के अनुरूप अब नहीं रह गई हैं, वो हटाई भी जा सकती हैं। इसी वजह से इसको जीवन दस्तावेज कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 43वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। कारण, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है उसके हिसाब से भित्ति के समक्ष समानता है, कानून की नज़र में हम लोग सब समान हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि असल ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास धन ज़्यादा है, पैसा पावर सब ज़्यादा है और जो कि अन्य भारतीयों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कारण ये भी है कि हमने संविधान में जो हमारे आदर्श तय किए गए थे वो आज तक साकार नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि भारत में आज भी गरीबी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण है। तो आंसर है आपका ए वाला। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है और यहाँ पर हमारी क्लास 7 की पॉलिटी भी समाप्त हो जाती है। इस बार हमने पॉलिटी में बहुत ज़्यादा MCQ कवर कराए हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाए। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि हर अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न CTET एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी ऐड किए गए थे, ताकि जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको भी सहायता मिल सके, उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी ये जान सकें कि किस तरह से NCERT से प्रश्न उठकर आते हैं। आप लोगों को इस सीरीज से संबंधित जो भी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ से आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। इस PDF में आपको नोट्स के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस सीरीज को अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।